किस निष्कर्ष तक पहुंचे, आज हम वही चीज आगे चर्चा करने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वही उसका प्रभावी मान भी होता है, वही प्रभावकारी परिपथ में मान होता है जो कि उपकरणों द्वारा मापा जाता है। इसलिए हम प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान को ही उसका प्रभावी मान या आभासी मान कहते हैं। अगर प्रश्न में आभासी या प्रभावी मान निकालने के लिए कहा जाए तो वही फार्मूला हम उपयोग में ला सकते हैं कि VRMS या VRMS वैल्यू जो होती है वही उसकी वर्चुअल वैल्यू भी कहलाती है। मतलब प्रभावी कहा जाए या आभासी कहा जाए, दोनों के लिए हम वर्चुअल, यहाँ शब्द वर्चुअल भी लिख सकते हैं या हिंदी में आभासी भी कह सकते हैं। V वर्चुअल या VRMS ये वैल्यू V0/√2 के बराबर होगी। या इसी प्रकार अगर I वर्चुअल कहा जाए तो I वर्चुअल के लिए हम निकालेंगे तो यह भी सूत्र वही IRMS के ही बराबर कहा जाएगा, वही उसका प्रभावकारी मान होता है। तो इस तरीके से चाहे विभव का प्रभावी मान या उसका आभासी मान कहा जा रहा है तो विभव का आभासी या प्रभावी मान वर्ग माध्य मूल मान के ही बराबर होगा। तो इस तरीके से हम प्रभावी या आभासी मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, हम एक टॉपिक है जिस पर प्रश्न भी पूछा जाता है, कला समंजक तथा कला आरेख। कला समंजक और कला आरेख क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम समझें कला है क्या। कला की परिभाषा तो पीछे बताई गई कि कला जो समीकरण मिला था V = V0 sin ω/t, उसमें साइन का जो कोणांक होता है वह कला को प्रदर्शित करता है। लेकिन कला वास्तव में होती क्या है, तो हम आज परिपथ के साथ उसको समझने वाले हैं। अगर परिपथों में देखा जाए तो कुछ परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा, इन दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम बनता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस क्षण वोल्टेज शून्य होता है उसी क्षण धारा भी शून्य होती है, और जब वोल्टेज अधिकतम होता है तो धारा भी अधिकतम होती है। तो ऐसे परिपथ में हम कहेंगे कि वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई परिपथ है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कि जिसमें वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ शून्य होते हों और साथ साथ अधिकतम मान प्राप्त करते हों, तो ऐसे परिपथ में कहा जाता है कि वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होंगे, उनके बीच कलांतर शून्य होगा। अब इनके लिए अगर समीकरण दिखाना है तो ऐसे परिपथों में हम समीकरण V = V0 sin ω/t, V = V0 sin ω/t और I = I0 sin ω/t से प्रदर्शित करेंगे। तो ये ऐसे परिपथों के लिए है जिनमें कलांतर शून्य हो, जिनमें कलांतर 0 हो, मतलब दोनों समान कला में हो। ऐसे परिपथ के लिए है जिसमें वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर शून्य हो। जब दोनों साथ साथ अधिकतम होंगे, साथ साथ शून्य होंगे वोल्टेज और धारा, तब कहा जाएगा कि दोनों समान कला में हैं, उनके बीच कलांतर फाई शून्य होता है। तो ऐसे परिपथ के लिए हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसी क्षण t के लिए V = V0 sin ω/t और I = I0 sin ω/t से प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो इस टाइप के परिपथ हैं। कुछ ऐसे भी परिपथ होते हैं, कुछ ऐसे भी परिपथ देखने को मिलते हैं कि जिसमें धारा के शून्य रहने पर वोल्टेज का अधिकतम मान होता है। यानी वोल्टेज शून्य नहीं होता, उसके पहले धारा शून्य हो जाती है, या वोल्टेज का मान अधिकतम होता है तब धारा शून्य होती है। तो ऐसा परिपथ अगर हो कि जिसमें वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले ही धारा शून्य हो रही हो, वोल्टेज अधिकतम मान पर हो, धारा शून्य हो जाए, और जब वोल्टेज शून्य हो तब धारा अधिकतम मान पर हो, तो इस प्रकार से अगर कोई परिपथ है तो हम कहेंगे ऐसे परिपथ में वोल्टेज V धारा I से अग्रगामी होता है। तब यह कहा जाएगा कि उसमें वोल्टेज V और धारा I इन दोनों के बीच कलांतर होगा, तब वहां वे समान कला में नहीं कहे जाएंगे। तो ऐसे भी परिपथ है कि जिसमें वोल्टेज अधिकतम होता है उस क्षण धारा शून्य होती है, और जब वोल्टेज शून्य होता है तो धारा अधिकतम होती है।
तो ऐसे परिपथ में हम कहेंगे कि 90 डिग्री का कलांतर है, उसमें कलांतर 90 अंश का होता है। और ऐसे परिपथ के समीकरण को दर्शाने के लिए, ऐसे परिपथ के समीकरण को दर्शाने के लिए कि जब v का मान अधिकतम होने पर, v अधिकतम होने पर, पहले v अधिकतम है, उस क्षण धारा शून्य हो जाए, तब हम कहेंगे v व i के बीच कलांतर फाई 90 डिग्री, v व i के बीच कलांतर फाई का मान 90 डिग्री कहा जाएगा। और इसके लिए अगर समीकरण देखना है तो यहां देखिए, ये चीज ये मालूम होना चाहिए कि कौन आगे चल रहा है, कौन लीड कर रहा है। भाई V और I में धारा आगे चल रही है या वोल्टेज आगे चल रही है। तो हम यह चीज बिल्कुल मूल बिंदु शुरुआत पर ही देखेंगे कि शुरुआत में क्या स्थिति है, धारा शून्य है, वोल्टेज अधिकतम मान पर है, या वोल्टेज शून्य है, धारा अधिकतम मान पर है। इसी आधार पर हम तय कर लेते हैं। तो अगर वोल्टेज अधिकतम होने पर धारा शून्य प्रदर्शित हो रहा हो शुरुआती केस में, तो हम कहेंगे वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। तो ऐसे समीकरण में हम लिख सकते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, या 90 डिग्री कह सकते हैं, ये हुआ। तो अब यहां देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इसकी कला है ओमेगा टी और इसकी कला है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब जब B आगे चल रहा हो, जब B आगे चल रहा हो, V आगे हो और धारा इसके पीछे हो, धारा इसके पीछे हो, मतलब जब वोल्टेज शून्य होता है पहले, तो धारा उस समय अधिकतम होती है। शुरुआत में इस तरीके से देखिए, ग्राफ के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। ये ग्राफ, इसमें कलांतर शून्य का मतलब कि वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ चलते हैं। इस तरीके से दोनों साथ साथ अधिकतम और साथ साथ शून्य हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर ग्राफ दिखाया गया है वोल्टेज और धारा का, इस पर V और I दोनों दिखाया गया, V व I, तब हम कहेंगे दोनों समान कला में है। और अगर इस प्रकार से ग्राफ दिखाया गया हो, ये समय t के लिए ग्राफ खींचा गया है, इस पर V व I दिखाया जा रहा है। देखिए वोल्टेज के अधिकतम होने पर, वोल्टेज अधिकतम है और धारा शून्य, इस तरीके से ग्राफ अगर मिल रहा है हमको, ये इस तरीके से, और यहां धारा ये मिल रही है हमको, ये इस प्रकार से। यहां देखिए ये V को प्रदर्शित कर रहा है, ये V को और ये I को, और यहां भी ये V को दिखा रहा है, ये I को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से अगर ग्राफ मिल रहा है तो देखिए मूल बिंदु पर शुरुआत में क्या है, धारा यहां शून्य है, उस समय वोल्टेज अधिकतम है, और जब वोल्टेज शून्य होता है तो उस समय धारा अधिकतम है, और फिर जब वोल्टेज विपरीत दिशा में अधिकतम होता है तो यहां धारा फिर से शून्य मिल जाती है। मतलब एक दूसरे के ठीक विपरीत कला में चलते हैं। जब एक अधिकतम होता है तो दूसरा न्यूनतम हो जाता है। और यहां देखिए शुरुआती केस में धारा 0 पर है, उस समय वोल्टेज आगे है, तो यहां हम कहेंगे वोल्टेज अग्रगामी है धारा से, कला में 90 डिग्री। तो इसके लिए समीकरण हम V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अथवा इसी समीकरण को इस रूप में भी दिखाया जा सकता है, इसी समीकरण को हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों एक ही केस को व्यक्त करते हैं। बस यहां कुल मिलाकर हमने ओमेगा टी को आधार माना तो इससे 90 डिग्री पीछे धारा को दिखाया। चाहे ये कहिए कि वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है, और चाहे ये कहिए धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी है। तो इस प्रकार से ग्राफ दिखाया जाएगा, मतलब एक आगे चलेगा एक पीछे। तो ये दो हो गए। तीसरा केस इसका क्या हो सकता है, तीसरा केस इसमें देखिए क्या हो सकता है। तो थर्ड केस इसका समझने के लिए देखिए, अब इसका ठीक उल्टा कि अगर V और I के बीच फाई 90 हो, लेकिन इसका ठीक उल्टा हो कि जब वोल्टेज शून्य था उस समय धारा अधिकतम थी, जब वोल्टेज शून्य था तब धारा अधिकतम रही हो। देखिए यही चीज हम यहां लिख रहे हैं डायरेक्ट, फाई इक्वल टू 90 डिग्री, फाई इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें इस तरीके से मिल रहा हो
कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये इस प्रकार से हो, मतलब अब की बार जब वोल्टेज शून्य है तो धारा अधिकतम पोजीशन पर है, अपने अधिकतम स्थिति में है। मतलब ग्राफ इसका हम ये दिखा सकते हैं, ये धारा अधिकतम है और यहां वोल्टेज शून्य है, और यहां जब ये शून्य हो रहा है तो ये अधिकतम हो रही है। ये देखिए, ये वोल्टेज और ये धारा को प्रदर्शित कर रहा है। यहां देखिए, जब धारा ये आई डॉटेड लाइन से धारा को दिखाया गया और ये कंटिन्यूअस लाइन से वोल्टेज को, देखिए वोल्टेज 0 है उस समय धारा अधिकतम है, और जब धारा शून्य होती है तब वोल्टेज अधिकतम होता है। मतलब एक अधिकतम है तो दूसरा शून्य है। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि यहां देखिए धारा आगे चल रही है, वोल्टेज के शून्य होने पर धारा का मान मिल रहा है, अधिकतम वैल्यू मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि धारा जो है वो वोल्टेज से कला में पाई बाई 2 अग्रगामी है। या उल्टा अगर कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से कला में पाई बाई 2 पश्चगामी है। मतलब वोल्टेज पीछे धारा आगे कहिए या धारा आगे वोल्टेज पीछे कहिए, दोनों एक ही बात है। तो इस कारण से इस समीकरण को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, V बराबर यहां हम लिख सकते हैं, अब की बार आगे करना है धारा को, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और इसको कह दें I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये भी लिखा जा सकता है, वही कंडीशन ये भी प्रदर्शित कर रहा है। इसमें भी देखिए ये ओमेगा टी है माइनस पाई बाई 2, और इसमें पाई बाई 2 ऐड करेंगे तब हमको ओमेगा टी मिलेगा। तो यहां भी यही दिखाया जा रहा है कि वोल्टेज धारा से कला में पाई बाई 2 पश्चगामी है, और यहां क्या दिखाया जा रहा है, वोल्टेज ये धारा वोल्टेज से कला में पाई बाई 2 अग्रगामी। तो एक ही बात है, चाहे कहिए धारा आगे चल रही है वोल्टेज पीछे चल रहा है, चाहे हम इसको कहें कि वोल्टेज पीछे चल रहा है धारा आगे चल रही है, दोनों एक ही बातें हैं। तो इस तरीके से 3 तरह की स्थितियां परिपथ में देखने को मिलती है कि या तो वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ बदल रहे हों, या वोल्टेज पहले बदल रहा हो, अग्रगामी हो, आगे चल रहा हो, धारा पीछे चल रही हो, समय पश्चता हो दोनों में, कि एक आगे है दूसरा पीछे। तो यहां तो हमने कोण निश्चित कर दिया, ये जब स्थिति होगी कि एक के अधिकतम होने पर दूसरा न्यूनतम हो तभी वहां कलांतर पाई बाई 2 होगा। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये अधिकतम स्थिति में नहीं है धारा या वोल्टेज, तब वहां हम फाई कलांतर मान लेते हैं। यहां हमने पाई बाई 2 लेकर दिखाया। तो ये 3 स्थितियां हैं जिसमें हम V और I के बीच कलांतर देख सकते हैं। अब ये तीनों स्थितियां किस पर निर्भर करती हैं, कब आती हैं, तो ये परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। परिपथ कैसा है, परिपथ की प्रकृति जो होती है उनमें जो अवयव लगे हुए हैं उन पर निर्भर करते हैं। परिपथ में प्रतिरोध लगा है कि कोई कुंडली लगी हुई है या संधारित्र लगा हुआ है, इस पर निर्भर करता है V और I के बीच कलांतर। अगर परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध कार्य करेगा तो वहां V और I समान कला में चलेंगे। अगर परिपथ में केवल कुंडली होगी, ओमीय प्रतिरोध शून्य होगा, तो वहां वोल्टेज अग्रगामी होगा धारा से 90 डिग्री कला में। और अगर केवल संधारित्र लगा है तो वहां धारा आगे होगी वोल्टेज से 90 डिग्री कला में। तो यह सब सिचुएशन आगे हम विभिन्न परिपथों में पढ़ने वाले हैं। तो यहां हमारा उद्देश्य यही था कि हमें ये 3 तरह के सिचुएशन स्थितियों से आपको जानकारी प्रदान करना था, और यह स्थितियां यहां हमने ग्राफ द्वारा दिखाया। तो ग्राफ द्वारा दिखाया गया, और यह ग्राफ जो है वो तात्कालिक मान को प्रदर्शित करता है। इस ग्राफ से हम उतना आसानी से नहीं समझ सकते, तो इसी को समझने के लिए V और I के बीच जो कला संबंध है, इसी को हम आसानी से समझने के लिए हम
कला समंजक आरेख या कला आरेख को पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कला समंजक? तो कला समंजक मतलब जो कला संबंध बी और आई के बीच कला संबंध के बारे में बताते हो, उन्हीं को कला समंजक या फेजर्स कहा जाता है। फेजर मतलब जो कला में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इस चीज का विशेषता इसकी बताते हो, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन हो रहा है, कला संबंध के बारे में जो बताते हो, उन्हीं को फेजर्स कहते हैं। अब फेजर्स होते क्या है भाई? वी और आई दोनों ही अदिश राशि हैं, लेकिन इनमें घूर्णन होता है। ये घूर्णी सदिश के समान व्यवहार करते हैं। वोल्टेज और धारा, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और प्रत्यावर्ती धारा है, ये आवर्ती रूप से समय के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। तो इनका व्यवहार ठीक वैसा होता है जैसे कि कोई घूर्णी सदिश, जैसे कोई घूर्णी सदिश के बारे में पढ़ चुके हैं पीछे भाई। जैसे घूर्णी सदिश में कोणीय वेग, कोणीय त्वरण या घूर्णी सदिश के रूप में बलाघूर्ण पढ़ चुके हैं। तो पिछले कक्षाओं में इनको पढ़ चुके हैं, इनके बारे में हमें जानकारी है। तो अगर कोई चीज हमें जानकारी है और उससे जोड़कर कोई बात बताई जाए तो वह आसानी से समझ में आती है। तो इसी कारण फेजर्स बनाए गए। फेजर्स इसीलिए फेजर्स के रूप में इन कलाओं को समझाया गया। तो वास्तव में वी और आई यानी वोल्टेज और धारा जो है वो अदिश राशियां हैं, लेकिन इनका व्यवहार उस घूर्णी सदिश के समान है। अब घूर्णी सदिश के समान कैसे भाई? घूर्णी सदिश क्या होता है कि एक साइड में जब घूर्णन करते हैं तो एक साइड में धनात्मक वैल्यू, दूसरे साइड में ऋणात्मक वैल्यू होते हैं। ठीक वही प्रकार यहां देखने को मिल रहा है। हम इन्हीं V और I को, जो वोल्टेज और धारा है, इसी के परिमाण को एक सदिश द्वारा व्यक्त करेंगे। एक सदिश यानी वेक्टर्स के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, और वह वेक्टर एक निश्चित स्वेच्छा से लिया गया, यानी x अक्ष के परितः, वह वेक्टर x अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करेगा। और अगर वह घूर्णन वामावर्त है तो उसके लिए जो कला कोण है उसको धनात्मक कहा जाएगा। भाई घूर्णी वेक्टर जैसे लिया जाता है उसी प्रकार से हम फेजर्स को ट्रीट करेंगे। तो जो फेजर्स है इनमें कोणीय वेग ओमेगा से ये फेजर्स घूर्णन करेंगे। अगर यह एक्स अक्ष या हम मूल बिंदु के परितः कहें, मूल बिंदु के परितः अगर ये वामावर्त घूर्णन कर रहे हैं तो हम कला कोण धनात्मक लेंगे, और अगर मूल बिंदु के परितः ये दक्षिणावर्त घूर्णन करते हैं तो वहां कला कोण ऋणात्मक लिया जाता है। तो इनकी दिशा बदलने से इनके मान में धन और ऋण चिन्ह लगाया जाता है, मतलब सारे गुण सदिश वाले इनका लिया जाता है। तो इन्हीं सदिशों को हम फेजर या कला समंजक कहते हैं। यही कला समंजक है, और इस कला समंजक को प्रदर्शित करने वाले आरेख को कला आरेख कहते हैं। कला समंजक को या कला संबंध को प्रदर्शित करने वाले आरेख को कला आरेख कहते हैं। और V और I जो है यही फेजर्स हैं। इन्हीं का मान हम सदिश के रूप में, वेक्टर के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो V और I का मान जो लिया जाता है किसी क्षण t के लिए, वही उसका कला समंजक या फेजर्स कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे फेजर्स को हम समझें, कैसे हम निकालते हैं। जितने भी यहाँ 3 केस बनाए गए, इन तीनों केसों के लिए हम फेजर्स खींच सकते हैं। फेज डायग्राम उसके लिए बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। ये हमने ले लिया y अक्ष और इसको कह दिया x अक्ष। अब स्वेच्छा से हमने x अक्ष को एक नियत अक्ष ले लिया, और इसी के परितः ये y अक्ष है, इसको कहा जाएगा मूल बिंदु। मूल बिंदु के परितः अब जैसे मान लीजिए पहले कंडीशन के लिए हम फेजर बना रहे हैं। पहले कंडीशन में क्या था कि फाई बराबर 0 मिला था, यानी V और I समान कला में थे। V और I समान कला में, यानी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब यहां देखिए V नॉट साइन ओमेगा टी क्या दिखा रहा है भाई? V नॉट जो है वो V के अधिकतम वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है, यानी आयाम या शिखर मान को प्रदर्शित कर रहा है, और साइन ओमेगा टी साथ में लगा हुआ है।
तो हम जानते हैं साइन ओमेगा टी जो होता है वो ऊर्ध्व घटक को प्रदर्शित करता है, ऊर्ध्व घटक को। तो यहां यह वोल्टेज के अधिकतम मान का ऊर्ध्व घटक होता है। अब हमें टी, किसी क्षण टी पर वोल्टेज बताना है तो इसी ऊर्ध्व घटक का हमें वाई अक्ष पर प्रक्षेप लेना पड़ेगा। देखिए जैसे बी, इस फेजर को लग लिया जाए बी फेजर को, तो बी के लिए हम फेजर कैसे दिखाएंगे? देखिए ओमेगा टी, इसमें कला कितनी है? ओमेगा टी। तो इस स्वेच्छा से लिए गए अक्ष से हम ओमेगा टी कोण बनाता हुआ एक वेक्टर खींचेंगे। ये एक वेक्टर हमने खींच दिया और इसका एक्स अक्ष से घूर्णन कितना है? तो कला ओमेगा टी प्रदर्शित किया जा रहा है और यहां ये धनात्मक दिखाई दे रहा है, ये धनात्मक वैल्यू है। तो इसलिए हम वामावर्त घूर्णन करेंगे, मूल बिंदु के पलटा वामावर्त घूर्णन करेंगे और इसकी जो एक कला है ये ओमेगा टी के बराबर होगी। ये प्रदर्शित क्या कर रहा है? तो ये मैक्सिमम वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है, ये बी नॉट को प्रदर्शित कर रहा है। हमें किसी क्षण टी पर बताना है तो यहां से देखिए प्रक्षेप डाल देंगे, वाई अक्ष पर इसका प्रक्षेप खींच दिया जाएगा। तो इसका हम वाई अक्ष पर इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्व घटक कहेंगे। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी यही ऊर्ध्व घटक को प्रदर्शित कर रहा है इस क्षण, ये वी है। और यहां देखिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको दिखाना है तो इसकी कला भी ओमेगा टी है। तो ये दोनों एक ही अक्ष पर होंगे, यानी एक ही लाइन पर हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आई नॉट को प्रदर्शित कर रहा है, आई नॉट। अब आई नॉट साइन ओमेगा टी को प्रदर्शित करना है तो इसी का हम प्रक्षेप यहां ले लेंगे वाई अक्ष पर। ये आई को प्रदर्शित कर रहा है तो ये कला आरेख कहा जाएगा, ये कला को प्रदर्शित करने वाला आरेख होगा। तो वी और आई के बीच कला को हम आसानी से समझने के लिए हम वी और आई के मान को फेजर मान लेते हैं और फिर वहां कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करने वाले सदिश के रूप में उनको प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये बी और आई के जो मान है यहां पर, इनको हम फेजर्स कहेंगे कि फेजर्स यहां बी नॉट साइन ओमेगा टी है और आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक फेजर्स है, एक वेक्टर है, एक सदिश के रूप में इसको ट्रीट किया जा रहा है और इस आरेख को कला आरेख कहेंगे। अब दूसरा केस ले लीजिए, मान लीजिए जिसमें वी अग्रगामी हो आई से, जब V यानी वोल्टेज I से अग्रगामी हो 90 डिग्री, I से 90 डिग्री अग्रगामी हो, तब इसके लिए कला कैसे बनाएंगे? देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम फेजर आरेख खींच सकते हैं। एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु के पड़ता है यहां देखिए समीकरण पहले लिख लेंगे, समीकरण मालूम रहेगा तो आसानी से फेजर आरेख खींचा जा सकता है। और फेजर आरेख के बारे में अगर मालूम चल गई तो हम पूरी तरीके से वी और आई के कला का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो यहां देखिए वोल्टेज जो है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, तो इसके लिए समीकरण क्या लिखेंगे? वी बराबर वी नॉट, अगर इसको साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो अब ये वोल्टेज अग्रगामी है धारा से 90 डिग्री, तो यानी धारा पश्चगामी होगी। हम कहेंगे धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी है, ऐसा भी कहा जा सकता है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इसके कला को प्रदर्शित करना है, इस फेजर्स को हमें प्रदर्शित करना है वेक्टर के रूप में, तो कैसे दिखाएंगे? तो यहां देखिए एक्स अक्ष से ओमेगा टी कला पर वोल्टेज दिखा दीजिए। ये वोल्टेज के लिए फेजर हो गया वी नॉट, और जो धारा है वो इससे 90 डिग्री पश्चगामी है, ये तो वोल्टेज हो गया, ओमेगा टी कोण इसका कला कोण है, और ये पाई बाई 2 पश्चगामी जा रहा है। तो अब यहां से 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ, यहां से 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ ये आई दिखाएंगे हम। ये कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ये कोण 90 अंश का होना चाहिए, ये 90 डिग्री। अब ये वी नॉट है और ये आई नॉट को प्रदर्शित कर रहा है, ये आई नॉट को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहां से देखिए प्रक्षेप खींचा जाए अगर, तो ये आई को बता रहा है किसी क्षण टी पर, और ये वी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसी आरेख को हम
फेजर आरेख कहेंगे सेकंड वाले स्थिति के लिए। अब थर्ड स्थिति के लिए अगर फेजर आरेख खींचना है तो थर्ड स्थिति के लिए देखिए क्या होगा। थर्ड स्थिति में हमने बताया था कि वोल्टेज V धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी हो। देखिए वोल्टेज V I से जब V I से 90 डिग्री पश्चगामी हो, तब ऐसे सिचुएशन में समीकरण क्या लिखेंगे। अब की बार वोल्टेज भी पश्चगामी है, धारा अग्रगामी है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब चाहे इस तरीके से समीकरण लिखिए और चाहे हम समीकरण अगर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं तो इसको V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कर सकते हैं। दोनों तरीके से पीछे बताया जा चुका है। इसके लिए देखिए फेजर आरेख क्या बनेगा। ये मूल बिंदु हो गया और यहां देखिए हमें V जो है ओमेगा टी दिखाना है। ये ओमेगा टी V नॉट पर यहां दिखाना है। ये कला कोण इसका ओमेगा टी है और ये पाई बाई 2 अग्रगामी है। धारा पाई बाई 2 अग्रगामी, तो यहां से 90 डिग्री कोण बनाता हुआ ये इस पर हम धारा दिखा देंगे I नॉट, और ये कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 अंश का कोण होना चाहिए। अब यहां से देखिए प्रक्षेप खींचेंगे तो इस I नॉट का ये ऊर्ध्व घटक इस पर मिल रहा है तो किसी क्षण I की वैल्यू को बताएगा और यहां से देखिए प्रक्षेप डालेंगे तो ये V की वैल्यू बताएगा। तो इस प्रकार ये थर्ड केस के लिए हमें फेजर आरेख प्राप्त होगा। तो ये तीन प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और तीनों के लिए हमने फेजर आरेख खींचना बता दिया। अब आगे देखिए इनका उपयोग आगे विभिन्न परिपथ, हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अलग अलग रूपों में कितने तरह से हो सकते हैं, कुछ बातें तो हमने पहले ही बता दी। अब आगे देखिए तो इस पर शॉर्ट नोट भी पूछा गया है, संक्षिप्त टिप्पणी कि कला समंजक क्या होते हैं या उनका इंग्लिश में नाम हिंदी में करके पूछ लिया जाए कि फेजर्स क्या होते हैं। फेजर के बारे में तो फेजर बताया गया भाई रोटी सदिश के रूप में लिए जाते हैं, ये V और I को डायग्राम के रूप में, जैसा कि यहाँ पूरी विशेषताएं हमने बता दी है। अब देखिए विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अब इसमें टोटल पढ़ेंगे करीब 7 प्रकार के परिपथ हैं और उस 7 प्रकार के परिपथ में प्रश्न पूछे जाते हैं निश्चित रूप से। देखिए पहले तो सिंगल वाले, जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध हो, जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध हो, तो ओमीय प्रतिरोध मतलब R कह सकते हैं, ओमीय प्रतिरोध R से लिखा जाता है। जब परिपथ में शुद्ध ओमीय प्रतिरोध R कार्य कर रहे हो, मतलब इस प्रकार से हमें परिपथ लेना है कि कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और इसमें एक हमने प्रतिरोध तार ले लिया और उस तार के सिरों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया गया। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का ये सिंबल है, इस तरीके से अगर जुड़ा है तो इसको हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है।
अब यहां वोल्टेज अप्लाई किया गया, V बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज अप्लाई किया गया। तो निश्चित रूप से भाई जो वोल्टेज अप्लाई किया गया, आरोपित वोल्टता, वही इस प्रतिरोध के सिरे पर वोल्टता कहलाएगी। इस प्रतिरोध के सिरे पर वोल्टता जो यहां स्रोत द्वारा अप्लाई किया गया है, वही इसके सिरे पर वोल्टता होगी। तो जैसे ही प्रतिरोध R के सिरे पर हम कोई वोल्टता अप्लाई करेंगे, तो इसमें धारा प्रवाह शुरू होगा, धारा I बहना शुरू कर देगी। और जो वोल्टता अप्लाई कर रहे हैं वो समय के साथ आवर्ती रूप से बदल रहा है, तो निश्चित ही इस वोल्टता के कारण, इस वोल्टेज के कारण जो धारा बहेगी वो भी आवर्ती रूप से परिवर्तित होगी। अब देखिए आवर्ती रूप से परिवर्तित हो रही है, तो यहां अप्लाई क्या किया गया, यदि आरोपित वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो अब इसमें जो धारा बह रही है उस धारा का स्वरूप हमें देखना है कि धारा किस प्रकार की बह रही है और वोल्टेज और धारा में कला कैसा है। तो इन सब का अध्ययन करने के लिए हम यहां ओम का नियम लगा सकते हैं, ओम का नियम यहां लगाया जा सकता है। तो देखिए ओम के नियम से हमें मालूम है कि V बराबर होता है R इंटू आई या I इंटू आर कह सकते हैं। ये ओम के नियम से फार्मूला पढ़ चुके हैं। और V का मान यहां क्या दिखाई दे रहा है, V नॉट साइन ओमेगा टी, रख दीजिए इसमें, यहां मिल जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, ये बराबर होना चाहिए I इंटू आर के। अब यहां से I अगर निकाला जाए, I बराबर आ जाएगा V नॉट बटा आर इंटू साइन ओमेगा टी, ये हो गया। और हमें मालूम है कि वोल्टेज और प्रतिरोध का अनुपात, वोल्टेज और प्रतिरोध का अनुपात यह धारा को प्रदर्शित करता है। तो यहां देखिए कैसे प्रदर्शित करेगा, हम धारा के अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए, I के अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी का मान 1 के बराबर होना चाहिए। भाई साइन और कॉस का महत्तम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1। तो यहां साइन ओमेगा टी है, तो इसका अधिकतम मान 1 अगर रख दिया जाए तो ये धारा का अपना अधिकतम मान होगा, यानी I के अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी बराबर 1 रखना होगा। तो इसमें अगर साइन ओमेगा टी की जगह पर 1 रख दें तो जो I है ये I नॉट में बदल जाएगी। धारा के महत्तम मान को I नॉट से प्रदर्शित करते हैं, तो I के अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी 1 रखना पड़ेगा। तो यहां हम अगर यहां 1 रख दे रहे हैं तो हमें I नॉट बराबर क्या मिल जा रहा है, V नॉट बटा आर, ये मिल रहा है। I नॉट बराबर V नॉट बटा आर, तो अब इस V नॉट बटा आर को हम I नॉट लिख सकते हैं। यहां से देखिए, अतः I बराबर, इसको अब हम I नॉट लिख सकते हैं। यहां देखिए I नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये अप्लाइड वोल्टेज था, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे और ये हमको प्रवाहित धारा प्राप्त हो गई कि वोल्टेज जब अप्लाई किया गया V नॉट साइन ओमेगा टी, तो धारा जो मिल रही है वो I नॉट साइन ओमेगा टी मिल रही है। अब समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना किया जाए तो तुलना करने पर यहां क्या दिखाई दे रहा है, यहां देखिए इनकी कला को अगर देखा जाए तो कला यहां भी ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है, यानी वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो यहां देखिए समीकरण से ही क्लियर हो गया, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध होता है, जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध होता है तो उस समय वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तब वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होंगे। ऐसे परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर अगर कहा जाए तो शून्य कहा जाएगा। तो यहां देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या क्लियर है, समीकरण 1 व 2 से
क्या कह सकते हैं कि V तथा I समान कला में होंगे। V और I समान कला में होंगे। तो ऐसा अगर कोई परिपथ लिया जाए जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध हो तब उसमें V और I समान कला में होंगे। इनके बीच कलांतर अगर कहा जाए, अतः V व I के बीच कलांतर शून्य होगा। V व I के बीच कलांतर शून्य होगा। तो अगर कलांतर शून्य है तो इनका कला समंजक आरेख और इनका VI वक्र कैसे दिखाएंगे? तो हम आसानी से इनका हम VI वक्र भी दिखा सकते हैं, कला समंजक आरेख भी दिखा सकते हैं। देखिए तो V व I के बीच कला आरेख कैसे दिखाएंगे? यहां देखिए एक को हम ले रहे हैं, दोनों समान कला में चलेंगे। ये वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है और ये उसी क्षण धारा को प्रदर्शित कर रहा है। ये देखिए ये V को प्रदर्शित कर रहा है और ये I को प्रदर्शित कर रहा है। T के सापेक्ष परिवर्तन दिखाया गया, मूल बिंदु है, ये ऊपर धनात्मक वैल्यू नीचे ऋणात्मक वैल्यू और इस पे V व I दिखाया गया है, V व I दोनों लिया गया है। तो ये हो गया हमारा किसी क्षण T पर जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को ये दिखा रहा है। इसको हम फेजर आरेख नहीं कहेंगे। यहाँ V और I के बीच कला को ये प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रत्येक क्षण कला को प्रदर्शित कर रहा है। अब फेजर आरेख अगर खींचने के लिए कहा जाए तो फेजर आरेख हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये फेजर आरेख एक्स अक्ष ले लिया हमने स्वेच्छा से, ये वाई अक्ष ले लिया, मूल बिंदु ले लिया। अब यहां से देखिए इनके समीकरण क्या मिले थे कि V और I दोनों ही ओमेगा टी कला कोण को प्रदर्शित करते थे। तो इसी पर हम V नॉट भी ले लेंगे और इसी पर I नॉट को भी ले लेंगे, I नॉट। ये और यहां से एक प्रक्षेप डाल देंगे, ये जो समय t पर वोल्टेज बताएगा और ये समय t पर धारा को बताएगा। इस पर V और I दोनों ये प्रदर्शित किया गया और इस कोण को हम ओमेगा टी लिख देंगे। तो यह उस केस के लिए हमें फेजर आरेख प्राप्त हो गया जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध हो, उसके लिए फेजर आरेख मिल गया। अब अगर कहा जाए कि I नॉट और ओमेगा के बीच क्या संबंध मिल रहा है, I नॉट और ओमेगा के बीच संबंध, तो I नॉट और ओमेगा के बीच भी निकाल सकते हैं हम और I नॉट और R के बीच भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पीछे क्या दिखाया गया, चूंकि I नॉट बराबर V नॉट बटा R ये मिला था। तो यहां से अगर देखा जाए तो I और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, I और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। या हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि R बराबर V नॉट बटा I नॉट, V नॉट बटा I नॉट। और अगर V और I इसमें समान कला में है तो V नॉट और I नॉट का अनुपात और V और I का अनुपात ये सदैव बराबर होगा।
ये बराबर होगा, और बी और आई के इस अनुपात को हम प्रतिरोध कहेंगे। ये ओमीय प्रतिरोध जो परिपथ में लागू हो रहा है, यानी धारा के मार्ग में अवरोध जो लगा रहा है, जो तार है प्रतिरोध तार, वो धारा के मार्ग में जो अवरोध लगा रहा है उसी को हम प्रतिरोध कहेंगे। ये वैद्युत प्रतिरोध कहा जाएगा, और आर से इसको व्यक्त करेंगे। ये वैद्युत प्रतिरोध आर बराबर बी नॉट बटा आई नॉट, और ये बी और आई के मान के बराबर होगा। अब यहां देखिए, ये ओमेगा पर निर्भर नहीं कर रहा है, यह कोणीय आवृत्ति ओमेगा पर धारा निर्भर नहीं करती है। अगर कहा जाए ग्राफ खींचने के लिए, तो यहां से देखिए ओमेगा पर इसकी निर्भरता नहीं है, और आई नॉट का अगर ग्राफ खींचा जाए प्रतिरोध के साथ, तो वह ग्राफ कैसा होगा? तो यहां देखिए हम दो ग्राफ खींच रहे हैं इसमें, एक आई नॉट का ओमेगा के साथ, कोणीय आवृत्ति के साथ आई नॉट का ग्राफ, और दूसरा ग्राफ खींचना है प्रतिरोध आर के साथ। ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब देखिए इसमें ओमेगा पर निर्भरता नहीं है, आई नॉट के सूत्र में कहीं ओमेगा नहीं मिल रहा है, यानी वी और आर के अलावा ये अन्य पर इसकी निर्भरता नहीं है, तो इसमें ओमेगा के साथ इसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोणीय आवृत्ति के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहां एक्स अक्ष के समांतर ग्राफ ये चलेगा। और इसमें देखिए, इसमें व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां देखिए एक समकोणीय अतिपरवलय के रूप में इस तरीके से ग्राफ हमारा मिलेगा। ये आई नॉट और आर के बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ ये होगा, और ओमेगा के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोणीय आवृत्ति धारा इनमें कोई निर्भरता नहीं दिख रही है, तो इसलिए ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। अब अगला केस देखिए, आइए सेकंड परिपथ, जब परिपथ में केवल शुद्ध स्वप्रेरकत्व, जब परिपथ में केवल शुद्ध स्वप्रेरकत्व मतलब एक कुंडली लगी हुई है, एक कुंडली लगी हुई है, तो उस कुंडली के सिरों के बीच हमने प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को एक कुंडली के सिरों के बीच लगा दिया गया। इसका स्वप्रेरकत्व यल है। अब यल स्वप्रेरकत्व की कुंडली है, जैसे ही हम इसमें प्रत्यावर्ती स्रोत लगाएंगे, इसमें धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी, और धारा क्या है, आवर्ती रूप से समय के साथ परिवर्तित हो रही है। तो परिवर्तनशील धारा जब कुंडली में प्रवाहित होती है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब परिवर्तनशील धारा इसमें प्रवाहित होगी, तो यहां कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल इसमें प्रेरित हो जाएगा, एक इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब ये स्वप्रेरण वाली घटना यहां होगी, भाई स्वप्रेरकत्व तो यल है कुंडली का, तो स्वप्रेरण की घटना यहां हो रही है। अब वो स्वप्रेरण की घटना हो रही है, मतलब एक विद्युत वाहक बल यहां प्रेरित हुआ है, और वो विद्युत वाहक बल आरोपित वोल्टता के परिमाण में बराबर और विपरीत होगा, आरोपित वोल्टता के परिमाण में बराबर और विपरीत होगा। क्यों? क्योंकि यहां ओमीय प्रतिरोध शून्य है, परिपथ में कोई ओमीय प्रतिरोध नहीं लिया गया है, इसमें केवल शुद्ध स्वप्रेरकत्व है
यानी परिपथ का ओमीय प्रतिरोध हमने नगण्य मान लिया, कोई ओमीय प्रतिरोध कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां परिवर्तनशील धारा जब प्रवाहित होगी तो इसके प्रत्येक फेरे से बद्ध कुंडली में, प्रत्येक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स जो बद्ध है उसमें परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और एक प्रेरित विभवांतर, एक प्रेरित वोल्टेज कार्य करेगा। तो वह प्रेरित वोल्टेज आरोपित वोल्टेज के परिमाण में बराबर और विपरीत होगा, जिसके कारण किसी क्षण t पर हम कह सकते हैं परिणामी वोल्टेज शून्य होगा। यहां देखिए, यदि आरोपित वोल्ट था, यदि आरोपित वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यह आरोपित वोल्टता है। तो इतना वोल्टेज आरोपित किया गया और हम जानते हैं फैराडे के नियमानुसार इसमें जो आरोपित वोल्टता है उसके परिमाण के बराबर और विपरीत दिशा में, यहां देखिए एल डी आई बटा डी टी, ये इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ये विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होने के कारण परिणामी विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। परिपथ में नेट तात्कालिक वोल्टेज शून्य होगा। नेट तात्कालिक वोल्टेज शून्य होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज यहां अप्लाई किया गया V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां ये माइनस में है विपरीत दिशा में, यहां देखिए जब जोड़ेंगे दोनों को, दोनों का हम योग करेंगे शून्य के बराबर, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस एल डी आई बटा डी टी, ये बराबर 0 दिखा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो यहां हमको मिल जाएगा एल डी आई बटा डी टी इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या हम यहां से देखिए L को यहां डिवाइड कर दें, dt को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां से क्या मिल सकता है, डी आई इक्वल टू वी नॉट बाई एल, और यहां हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। दोनों पक्षों का हम समाकलन करा दें, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे देखिए तो हमको मिल जाएगा आई, यानी डी आई का समाकलन हो जाएगा और यहाँ बी नॉट बटा एल बाहर हो जाएगा, यहाँ समाकलन कर देंगे साइन ओमेगा टी डी टी, डी आई का समाकलन आई प्राप्त होगा और ये बी नॉट बटा एल यहाँ लिख देंगे। और हम जानते हैं साइन ओमेगा टी, इसका समाकलन, साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, गुणांक का हम अवकलन करके भाग करेंगे। तो समाकलन का नियम जानते ही हैं कि पहले इसको साइन को हम कॉस में लिख देंगे, माइनस कॉस में, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर गुणांक का अवकलन करेंगे, ओमेगा मिलेगा और फिर ओमेगा से हम भाग करा देंगे। तो ऐसे स्थिति में ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, देखिए ये मिल रहा है माइनस वी नॉट बटा ओमेगा एल, वी नॉट बटा ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब हमें देखिए साइन के रूप में प्राप्त करना है, तभी हम कला जान पाएंगे कि v और i के बीच कितने का कलांतर है। तो उसके लिए हम यहाँ त्रिकोणमिति का कुछ नियम लगाएंगे। देखिए क्या नियम लगा रहे हैं, i बराबर
माइनस वी नॉट बटा साइन बटा ओमेगा एल, और साथ में कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ये लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ कॉस ओमेगा टी था, तो इसको हम साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब यहाँ अंदर से माइनस कॉमन लेंगे, अंदर से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस ओमेगा टी और पाई बाई 2 को इंटरचेंज करेंगे तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा। यहां से हमको आई बराबर मिल जाएगा वी नॉट बटा ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम इस साइन वाले मान को अगर अधिकतम ले लें तो हमें आई मैक्सिमम मिल जाएगा। तो आई मैक्सिमम, आई के अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसका अधिकतम मान 1 होगा। साइन में कोई भी वैल्यू है तो साइन का अधिकतम मान हम 1 लेते हैं। अब जैसे ही इसको 1 रखेंगे हमें आई नॉट मिल जाएगा। देखिए यहां से आई नॉट हमको प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ आई नॉट इक्वल टू मिल जाएगा वी नॉट बटा ओमेगा एल, ये आई नॉट मिल जाएगा। आई नॉट बराबर वी नॉट बटा ओमेगा एल। अब इसको हम आई नॉट लिख सकते हैं, और जैसे ही इसको आई नॉट लिखेंगे तो यहां देखिए प्रत्यावर्ती धारा का हमें समीकरण मिल जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ये मिल चुका है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या प्रदर्शित कर रहा है? समीकरण 1 और 2 की तुलना कर सकते हैं। भाई समीकरण 1 और 2 की तुलना कर सकते हैं। इसकी कला ओमेगा टी है और इसकी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। समीकरण 1 और 2 में अगर तुलना किया जाए तो दोनों की कला से देख सकते हैं कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी। तो इसकी कला ओमेगा टी और इसकी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब हम कह सकते हैं कि जो धारा इसमें उत्पन्न हो रही है, प्रवाहित हो रही है, वह धारा वोल्टेज से कला में पाई बाई 2 पश्चगामी है। या ऐसा कह सकते हैं कि जब परिपथ में केवल शुद्ध स्वप्रेरकत्व हो, जब परिपथ में केवल शुद्ध स्वप्रेरकत्व हो, तब जो वोल्टेज उसमें अप्लाई है, तब वोल्टेज धारा से कला में पाई बाई 2 अग्रगामी होगा। भाई वोल्टेज अग्रगामी है, धारा पश्चगामी है, तो चाहे ये कहिए कि धारा वोल्टेज से कला में पाई बाई 2 पश्चगामी है, अथवा ये कह सकते हो कि वोल्टेज धारा से कला में पाई बाई 2 अथवा 90 डिग्री अग्रगामी है। तो यहां वोल्टेज अग्रगामी, धारा पश्चगामी कहा जाएगा। अतः केवल शुद्ध स्वप्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V धारा I से कला में पाई बाई 2 या 90 डिग्री अग्रगामी होगा, अग्रगामी होता है। तो ये हमको मालूम चल गया, दोनों समीकरण से हमें यह बात मालूम चल रही है कि ऐसे परिपथ में जिसमें केवल स्वप्रेरकत्व लगा हो तो उसमें वोल्टेज भी धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अब देखिए अग्रगामी तो हो गया,
अब इसमें अगर हम यहां से अगर देखा जाए धारा, तो इस धारा के बारे में यहां से देखिए क्या मिल रहा है, चूंकि या फेजर आरेख पहले बना दिया जाए। फेजर आरेख इसका देख लीजिए पहले। देखिए हम बी और आई के बीच हम फेजर आरेख खींच सकते हैं। वी व आई के बीच कला आरेख, वी और आई के बीच कला आरेख क्या होगा, तो इसमें दोनों तरह के आरेख हम दिखा सकते हैं। ये मूल बिंदु, ये टी, और इसमें देखिए वोल्टेज आगे चल रहा है, π/2 का कलांतर है, तो हम π/2 का कलांतर दिखाएंगे। वोल्टेज को अग्रगामी करेंगे, धारा को पश्चगामी। ये इस तरीके से, ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू है, और यहां देखिए जीरो दिखाएंगे इसको। ये वोल्टेज भी, ये धारा आई। ये अगर आप देखिए कि धारा इसमें देखिए शून्य पर है, तो उस समय वोल्टेज अधिकतम पोजीशन पर है, अधिकतम स्थिति में है, यानी वी नॉट है अधिकतम पोजीशन में, और ये जीरो पर है। तो जो वहां दिखाया गया धारा आई पश्चगामी है 90 डिग्री, यहां से क्लियर दिखाई दे सकता है। या अगर इसको हम जीरो से शुरू करें तो आई को हम नीचे से शुरू कर सकते हैं, आई को हम नीचे से शुरू कर सकते हैं। यही ग्राफ हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि वोल्टेज को जीरो से शुरू किया जाए और धारा को हम नीचे से अधिकतम से न्यूनतम दिखा दे, ऐसा भी संभव है। देखिए फेजर आरेख इसका कैसे बनेगा, फेजर आरेख इस पर दिखा दीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लीजिए, मूल बिंदु के परितः फेजर आरेख बनाना है। तो फेजर आरेख में हमने दिखाया था वोल्टेज को ओमेगा टी कला कोण पर, तो वोल्टेज हो गया वी नॉट, इसका कला कोण ओमेगा टी है, और धारा का जो कला कोण है ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा टी माइनस π/2। तो माइनस π/2 दिखाना है तो हमें दक्षिणावर्त घूमना पड़ेगा, इस पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त कोण बनाएंगे। ये 90 अंश का कोण होना चाहिए, ध्यान रखिए ये कोण इनके बीच 90 डिग्री का बनना चाहिए। ये 90 डिग्री, यहां से प्रक्षेप डाल देंगे, ये वी नॉट को प्रदर्शित करेगा, ये सॉरी आई वोल्टेज नहीं है धारा है, तो धारा आई नॉट को प्रदर्शित कर रहा है, और यह किसी क्षण टी पर आई को प्रदर्शित करेगा और यहां वी को प्रदर्शित करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, और ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये पूरा 90 डिग्री 90 अंश। ये फेजर आरेख बन चुका। अब देखिए इसमें ओमीय प्रतिरोध तो कार्य नहीं कर रहा, इसमें ओमीय प्रतिरोध नहीं कार्य कर रहा, लेकिन यहां धारा का एक सूत्र मिला है हमको, आई नॉट बराबर वी नॉट बटा ओमेगा एल, ये मिला है। और यहां से अगर हम वी नॉट और आई नॉट का अनुपात निकालें, वी नॉट और आई नॉट का अनुपात निकालें, तो ये ओमेगा एल के बराबर होता है। अब ओमेगा एल इसमें क्या है भाई, ओमेगा एल क्या है, वी नॉट और आई नॉट के अनुपात को तो हम प्रतिरोध कहते थे, लेकिन यहां ओमीय प्रतिरोध है ही नहीं, यहां तो केवल स्वप्रेरकत्व है। तो क्या स्वप्रेरकत्व धारा के मार्ग में अवरोध नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा भाई, अवरोध ही लगा रहा है। प्रेरण द्वारा जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा उसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है वो धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है। तो उस अवरोध को अब हम प्रतिरोध ना कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो यहां वी नॉट और आई नॉट के अनुपात को हम प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। धारा के मार्ग में जो कुंडली अवरोध लगाती है उसी अवरोध को हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। तो एक एक बातें यहां ध्यान रखिए, डायरेक्ट टिप्पणी पूछा जा सकता है प्रेरण प्रतिघात पर, क्या होता है प्रेरण प्रतिघात या प्रतिबाधा किसे कहते हैं, तो आगे हम सब इसी में बताते जा रहे हैं।
पीछे वैद्युत प्रतिरोध हो गया। यहां देखिए प्रेरण प्रतिघात को हम यहां देख सकते हैं, प्रेरण प्रतिघात, ये क्या है? तो हम कहेंगे कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध कुंडली हो, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध कुंडली हो या शुद्ध स्वप्रेरकत्व हो, तब उसमें धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तब धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इस प्रेरण प्रतिघात को XL से प्रदर्शित करते हैं, XL। और XL की वैल्यू यहां देखिए V0 और I0 के अनुपात के बराबर कहा जाएगा, और ये V0 और I0 का अनुपात ये ओमेगा L के बराबर है, ओमेगा L के बराबर। तो यहां से देखिए XL का सूत्र क्या मिल गया? XL बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा L, और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। अगर हम परिपथ की आवृत्ति को हम f माने तो इस ओमेगा को हम 2 पाई f लिख सकते हैं, 2 पाई f इंटू L। यह सूत्र भी हम दिखा सकते हैं प्रेरण प्रतिघात का, ये प्रेरण प्रतिघात का यहां से सूत्र दिखा सकते हैं। अब देखिए ये प्रेरण प्रतिघात और ओमेगा L, ये I के साथ देखिए ओमेगा यहां संबंधित है, I के साथ ओमेगा का संबंध बन रहा है। घूर्णन बढ़ने पर धारा घटेगी भाई, I0 और ओमेगा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। और अगर हम XL की बात करें तो XL और ओमेगा एक दूसरे के ठीक समानुपाती हैं, XL और ओमेगा एक दूसरे के ठीक समानुपाती हैं। तो जितना घूर्णन आवृत्ति बढ़ेगी उतना प्रेरण प्रतिघात बढ़ेगा, और प्रेरण प्रतिघात के बढ़ने पर धारा का मान उतना कम होगा, धारा का मान उतना घटेगा। और यहां देखिए घूर्णन आवृत्ति बढ़ने पर धारा घट रहा है, यहां से भी वो संबंध लागू हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहां निकाल सकते हैं, इनके बीच एक ग्राफ दिखा सकते हैं। देखिए XL और F के बीच ग्राफ, XL और F के बीच ग्राफ, और दूसरा ग्राफ है इसमें I0 का ओमेगा या F के साथ ग्राफ। दो ग्राफ यहां भी दिखा सकते हैं, इस पर हम F ले लें या ओमेगा कह सकते हो, F या ओमेगा, और इस पर हम XL ले लें, XL। और दूसरा ग्राफ है I0 के साथ F या ओमेगा, और इसका I0 के साथ। XL और ओमेगा में क्या संबंध है? XL और ओमेगा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अनुक्रमानुपाती कह सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, XL प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो इसके लिए हम ग्राफ कैसे खींचेंगे? तो यह ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा हमको प्राप्त होगा, ये सरल रेखा मिलेगी। ये XL और F एक दूसरे के ठीक अनुक्रमानुपाती यहां से दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस सूत्र से XL प्रोपोर्शनल टू L, ये XL प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या यहां अगर देखा जाए तो XL प्रोपोर्शनल टू F भी कह सकते हैं। XL और F एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती चल रहे हैं। और I0 का अगर ओमेगा के साथ ग्राफ देखें या I0 का F के साथ ग्राफ देखा जाए, यहां से क्या मिल रहा है? I0 ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ओमेगा, तो I0 प्रोपोर्शनल टू 1 अपान ओमेगा वाले में ग्राफ इस तरीके से बनेगा परवलय के रूप में, ये बनेगा। तो I0 और ओमेगा के बीच, और ये XL और ओमेगा के बीच। तो इस प्रकार आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में दो मुख्य परिपथों के बारे में पढ़ा गया, और अब अगले दिन एक हम और भी परिपथ लाएंगे जिसमें शुद्ध धारिता हो, केवल शुद्ध धारिता हो जब परिपथ में, तब वहां सारे गुणों का विवेचना करेंगे जैसे यहां किया गया है। और इसके अलावा भी अन्य और भी अच्छे अच्छे परिपथ हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से या अन्य कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, सीधे सूत्र पूछ लिया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए जरूर इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़कर जाना है कि इसमें से कोई मिस ना हो क्वेश्चन।
अगर आपको टॉप करना है, फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना है, तो निश्चित ही एक एक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सारी बातें हमें पढ़नी है, मेहनत करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।